नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए अपने विशेष कार्यक्रम के साथ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश, वो आबादी जिसमें से एक बड़ा वर्ग युवा है। ऐसे में भारत में तमाम तरीके के जो अपराध होते हैं, उनकी जो खबरें आती हैं, वो युवा वर्ग पे किस तरह से असर करती हैं। युवा वर्ग अपनी राय किस प्रकार बनाता है, युवा वर्ग क्या चाहता है कि मीडिया चैनल्स पे, अखबारों में तमाम तरीके की खबरें जिनको हाईलाइट किया जाता है, उनसे इतर विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हाल फिलहाल की जो घटनाएं मीडिया में, तमाम चैनलों में, अखबारों के मुख्य पृष्ठों पे छाई हुई हैं, उनमें के बारे में क्या राय रखता है हमारा युवा वर्ग, खास तौर से महिलाओं के प्रति राय भी। आइए जानते हैं। चलिए, उमा से सबसे पहले हम महिला मुद्दे जो हैं उन पर उनकी राय जानना चाहेंगे। उमा, हाल फिलहाल का जो हम हाथरस का मुद्दा देख रहे हैं या फिर और तमाम मुद्दे जो देख रहे हैं, महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनके शासन के सामने भी है और जो हम आम जनता है उनके सामने भी है। ऐसे में लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर के वो भी काफी ज्यादा परेशान रहती हैं जब तमाम तरीके की खबरें देखती हैं। इससे शुरुआत करते हैं। एक लड़की होने के नाते बाहर निकलने में, वो भी रात के टाइम पे, अगर शाम ढलने पर, कितना असहज महसूस करती हैं आप? देखिए, जैसा आपने कहा कि प्रशासन की ये समस्या बन जाती है, ये सरकार की समस्या बन जाती है, लेकिन ये समाज की समस्या अभी तक नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो बगल के घर वाला उसे पीड़ित महसूस करने लगता है, उसे एक अलग ही नजरिए से देखने लगता है। उसे सहानुभूति की जरूरत है, उसे सहारे की जरूरत है, लेकिन आप उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसने अपराध कर दिया हो। तो शुरुआत तो यहीं से हो जाती है। अब जब एक लड़की को पीड़ित कर महसूस करा दिया जाता है, उसे ये बता दिया जाता है भैया तुम्हारे साथ रेप हुआ है तो तुम ही गलत थी, तो यहाँ से जो समस्या है, शुरुआत मुझे लगता है कि यहीं से होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि आपको 12 बजे तक घर के बाहर नहीं रहना है, आप 7 बजे तक घर वापस आ जाओ, या ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मेरा सवाल पेरेंट्स है कि क्यों नहीं आप अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की सीख देते हो? क्यों नहीं आप उन्हें ये कहते हो कि ठीक है, अगर वो लड़का आपको छेड़ रहा है तो आप अपनी नजरें झुका के नहीं चलो, जाओ 2 थप्पड़ मार के आओ। ये हम क्यों नहीं सिखाते हैं? मुझे लगता है कि ये जो पेरेंटिंग है, आज के समय की मांग है कि हमें अपनी पेरेंटिंग को बदलना होगा। जब हम पेरेंटिंग को बदल लेंगे तो समाज धीरे धीरे बदलने लगेगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये सामाजिक समस्या है, इसे वैश्विक समस्या तो हम बहुत आसानी से घोषित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी समस्या है तो लड़ाई पहले हमें खुद शुरू करनी होगी। आप एक लड़की भी हैं, एक युवा भी हैं, पढ़ लिखने के बारे में करियर बनाने की सोचती हैं। ऐसा नहीं लगता ये तमाम मुद्दों पर जब बातें होती हैं कि हम धरातल से उठ ही नहीं पाए हैं? लड़की की पढ़ाई के बारे में, लड़की की कोचिंग, लड़की की हायर स्टडी, वो क्या करियर बनाना चाहती है, ये सारे मुद्दे दरकिनार करके हम पहले सुरक्षा से ही जूझ लें, हम एक कदम आगे क्या बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है, आप अगर पीछे इतिहास में भी जाकर देखें तो इतिहास का सिर्फ हम वो पन्ना पढ़ते हैं जहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हुए थे। हम गार्गी को नहीं पढ़ते कभी कि गार्गी कौन थी, कैसे उन्होंने किन्हें हराया था, या क्यों वो फेमस थी, हम कभी ये नहीं पढ़ते। लेकिन क्योंकि समाज इस तरीके से, समाज का ताना बाना इस तरीके से बुन दिया गया है कि लड़की हो भाई, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ होनी ही है, हो या ना हो बात की बात है, लेकिन तुम्हारे साथ छेड़छाड़ होनी है। रात को देर से घर आओगी तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, आपके घर वाले आपसे कोई सवाल जवाब करे ना करे, आपका मोहल्ला जरूर पूछेगा भाई इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि हम कहते हैं, हम एक वाक्य हम पढ़ते हैं 9th 10th में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में ही रहना है। तो क्यों नहीं समाज को आप बदलते हो भाई? जब मेरी बात हुई कि मुझे भी हायर स्टडीज के लिए दिल्ली जाना है या किसी अच्छे संस्थान से पढ़ना है, तो मेरे आसपास की लड़कियों को मैं देखती थी कि भैया विमेंस कॉलेज होना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पे सेफ रहेंगे। सेफ्टी के पैमाने क्या है भाई कि छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम सुरक्षित हैं? कॉलेज कैंपस में भी तो छेड़छाड़ होती है, घर के अंदर भी तो छेड़छाड़ होती है, अपराध तो घर के अंदर भी होते हैं। तो क्यों नहीं आप एक लड़की को सशक्त बनाने पर जोर देते हो? मेरा यही मानना है कि पहले आप लड़कियों को सशक्त करो, अपने आप समाज सशक्त हो जाएगा। फिर ये वैश्वीकरण का मुद्दा नहीं रह जाएगा, फिर हम रोजगार पे बात करेंगे, फिर हम भ्रष्टाचार पे भी खुल के बात करेंगे, फिर हमारे कॉलेजेस में क्या समस्याएं हैं हम उसकी भी बात करेंगे, तब ये समस्या नहीं रह जाएगी।
महिला आधी आबादी और युवाओं में भी वो आधी आबादी, उसकी समस्याओं को सुनना और समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर तब जब महिला के साथ होने वाले जघन्य अपराध इस वक्त राजनीति का केंद्र बने रहते हैं और मीडिया कवरेज का भी केंद्र बने रहते हैं। हमारे साथ और भी युवा हैं। तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, वो जिनसे युवा जुड़े रहते हैं और वो जो युवाओं को असर करते हैं और वो जिनके बारे में युवा चाहते हैं कि उनको दिखाया जाए, उन पर चर्चा हो, लेकिन उन पर चर्चा हो नहीं पाती है। जो मुद्दे टीवी पर छाए रहते हैं उनसे इतर जो हमारे युवा हैं वो अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक युवा होने के नाते आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं सरकार की नीतियों में भी, जो मीडिया चैनल्स तमाम शो करते हैं उन पे भी, कि युवा जो कि भारत में इस वक्त आबादी का 56% हिस्सा हैं, उनकी समस्याओं को भी समझा जाए, दिखाया जाए, ना कि सिर्फ वो परेशानियां जो समाज के थोड़े वर्ग में है या फिर वो परेशानियां जिनसे टीआरपी भुनाने से मिलती है वो मिले। क्या आप चाहते हैं इनमें बदलाव हो? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा समस्त जनता का, कि एक छात्र जो होता है नर्सरी से जब पढ़ाई शुरू करता है और जब तक उसकी नौकरी पाने के, एक फॉर्म भरने की उम्र होती है, अगर उस पर एक भी छोटा सा भी मुकदमा लिख जाता है तो उसका ये कहा जाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर दागी हो गया। और सबसे पहले तो मैं पुलिस के अंदर सुधार चाहता हूँ। पुलिस छात्रों का जीवन बर्बाद कर रही है। एक छात्र को अगर एक नौकरी पानी हो तो उससे 75 तरह के कागज मांगे जाते हैं, एक भी कागज अगर वो नहीं दे पाता तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपना पूरा जीवन लगा देता है एक पिता और अपना एक पूरा जीवन लगा देता है छात्र अपना एक करियर बनाने के लिए, और जब नौकरी देने की बात आती है तो 2 पोस्ट 4 पोस्ट निकालते हैं, मजाक करते हैं छात्रों के साथ में, और उसके बाद भी छात्रों से इतना कागज मांग लिया जाता है, ये लिंक करो वो आज आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिए, अगर छात्र के पास 10,000 की मोबाइल है तो वो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई कर सकता जब तक वो 25,000 की मोबाइल नहीं लेगा, क्योंकि इन्होंने इतना ऐप और इतना वो बता दिया, उसमें ये लिंक करो, नाड आईडी बनाओ, ये बनाओ। छात्र परेशान रहते हैं, 2-2 4-4 बजे तक छात्र अपनी नाड आईडी बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सर्वर डाउन रहता है, तब उनका फॉर्म भर पाता है। अभी आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट चले जाइए, यहाँ कंट्रोलर डिपार्टमेंट, हजारों छात्र मिल जाएंगे लाइन लगाए हुए, पूरे महाविद्यालय के मिला लिए जाए, जिनकी नाड आईडी ना होने की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। सिर्फ लिंक कराना ही सिर्फ छात्र कागज दिखाएं या आप छात्रों को नौकरी भी दिखाएंगे? ना रोजी, ना रोटी, ना रोजगार, किसी की बात नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है बिहार में, देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया गया, कौन नहीं जानता? जनता को आप कहते हैं क्या? जनता नहीं समझ रही कि सुशांत सिंह राजपूत का मैटर सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव के लिए उठाया गया। महिला संबंधित जो घटनाएं हैं वो इस वक्त टीवी पे एक घटना विशेष को काफी ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। एक बड़ी बात ये भी उठती है, हाथरस जो कि दिल्ली से करीब 1 घंटे की ही दूरी पर है, क्या सारी घटनाएं दिल्ली है और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही घटित होती हैं? हाथरस से 540 किलोमीटर की दूरी पर बलरामपुर, 24 घंटे के अंदर हाथरस और बलरामपुर में लगभग एक जैसी घटनाएं होती हैं, जिनमें एक युवा छात्रा को या लड़की को मार दिया जाता है, अंत में उसकी मौत हो जाती है। 2 घटनाएं सेम, लेकिन बलरामपुर वाली घटना उसको नहीं उठाया जाता है। हाथरस वाली घटना वो आप कहेंगे मीडिया का केंद्र बनी हुई है पिछले करीब 10 दिनों से लगातार। तो क्या मीडिया भी अपनी सुलभता के हिसाब से इन मुद्दों को दिखा रही है? देखिए, मीडिया जो है देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में मीडिया जो काम कर रही है, एक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बनाए गए प्रोपेगेंडे के हिसाब से, उसके फंडिंग के हिसाब से जो काम कर रही है, वो इस मतलब मीडिया के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो रही है। आप विपक्ष की द्वारा फंडिंग की हुई मीडिया चैनल है तो विपक्ष की खबरों को दिखाएगी, मुद्दे को उठाएगी। हाथरस में रेप हुआ, हाथरस के मुद्दे को उठा रही है, विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। सत्ता पक्ष उस मुद्दे को दबाने में लगी हुई है, उस मुद्दे को दबाया जाए, क्योंकि उनसे उनके आने वाले चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा, यूपी सरकार के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, और जगह हर जगह रेप हो रही हैं, हर जगह मतलब कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, बिहार समझ लीजिए, हर जगह ध्वस्त हो चुकी है। उन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। जहाँ पे विपक्ष द्वारा फंडिंग मिल रही है, विपक्ष द्वारा मुद्दों को दिखाया जा रहा है, वहीं पे हो जा रहे हैं। वो मुद्दे जो किसी का एजेंडा सेट करते हैं उनको दिखाना, युवा होने के नाते आपके मन में इन सब के प्रति कितना आक्रोश जागता है? ऐसे मुद्दे जिनका मतलब टीआरपी से आपको मतलब है, लेकिन जन सरोकार के लोगों से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, आप उन मुद्दों को दिखाते हैं। मौजूदा दौर में अभी कुछ दिन पहले NEP आई है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी नई चेंज की गई है।
विश्वविद्यालय है ये लखनऊ का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य विश्वविद्यालय है। इसमें जितने छात्र छात्राएं हैं उसमें से अगर आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो कम से कम 95% छात्र एनईपी के बारे में नहीं जानते होंगे, नया मुद्दा आया क्या है एनईपी, जबकि आप उसको मीडिया में वो नहीं दिखा रहे हैं। जबकि देश का उतना % युवा, आधे से ज्यादा आबादी युवाओं की है, शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन आप एनईपी नहीं दिखा रहे हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत केस को लेके आ रहे हैं, 24 घंटे दिन रात इस पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, डीएनए चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, लेकिन आप शिक्षा नहीं दिखाएंगे। और हालात ये हो गई है कि अब मतलब खुद का विदेशी चैनल देख लो और चैनल देख लो कि भारत के मीडिया पे बहुत कम ही, जो 2 ही 4 चैनल है जिन पर भरोसा कर सको, और बाकी वो समझो कि फेक ही है, कब कहाँ हो सकता है कोई भरोसा नहीं रहा। हम जिन मुद्दों पर निर्भर हैं, हमारी बेरोजगारी के लिए सोचना, हमारा देश कैसे तरक्की करे इनके बारे में सोचना, हमारे विश्वविद्यालयों में क्या समस्याएं हैं, हमें कहीं पे एडमिशन लेने में क्या समस्या आती है, हमारी फीस की समस्या, उनसे इतर हट के ऐसे मुद्दे हमेशा छाए रहते हैं। देखिए, जो सरकार है इसका मुद्दा ये है कि ये जो युवा नौजवान हैं उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहती है। उनके लिए फीस जैसे मुद्दे लगातार बढ़ाती जा रही है, और जिस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस बढ़ा रही है, और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार सरकार जब से आई है बीजेपी की, ये लगातार छात्रों का विरोध कर रहे हैं, छात्रों के लिए जॉब नौकरी नहीं दे रहे हैं। क्या यह सही है? मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं लगातार 4-5 साल तैयारी कर रहा हूँ। मैं जो लास्ट टाइम जब 2017 का चुनाव था विधानसभा का, उसके बाद से हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी भर्ती नहीं आई है, और जो भी आई है वो बिना हाई कोर्ट के माध्यम से नहीं गई है, और सब में भ्रष्टाचार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 41,000 पुलिस भर्ती हो, चाहे 49,000 आज तक फाइनल नहीं हुई। तो इससे सरकार क्या बताना चाहती है? छात्र जो बेचारे लगातार इलाहाबाद जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में रह के पढ़ाई करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सरकार कोई बात सोचती ही नहीं है। और जो मीडिया बंधु हैं, ये आजकल अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत जैसे मुद्दे उठाते हैं, हाथरस जैसे मुद्दे उठाते हैं। क्या हाथरस जैसे मुद्दे एक ही स्थान पे नहीं होते हैं? ऐसे हमारे डेली, हमारे दिन, मतलब कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं मुद्दे होते रहते हैं। तो क्या हाथरस ही का ऐसा मुद्दा है? नाव और राजनीति से ज्यादा केंद्रित रहते हैं। हाल फिलहाल पिछले 1 से 1.5 महीने में कोरोना काल के दौरान काफी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे वो भी सरकार ने करवाए, जैसे बीएड के एग्जाम्स, नीट के एग्जाम्स, जेईई के एग्जाम्स। उनमें बड़ी खबरें ये थी कि कोविड-19 के डर से एक बड़ा प्रतिशत छात्रों का था जिन्होंने एग्जाम्स को छोड़ा। और ये भी आप समझ सकते हैं कि जो छात्र एग्जाम देने पहुंचे होंगे उनके मन में भी कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा इस चीज का। पढ़ाई आधी अधूरी, हम कोविड की चपेट में ना आ जाएं, इस बार चेकिंग कैसी होगी। तो छात्रों के मन पे कितना ज्यादा प्रेशर है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के इस कोविड-19 के चलते, लेकिन वो सारे मुद्दे बिल्कुल हाशिए पे चले जाते हैं। आपको लगता है कि सरकार को या मीडिया को, शासन को इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे करके उन मुद्दों से अपना ध्यान हटाना चाहिए? देखिए, नीट जे जैसे एग्जाम जो होते हैं ये बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं, और इससे हमारे देश का जो युवा वर्ग है ये बहुत आगे जाता है। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन ये जो सरकार थी इन्होंने अपने बारे में कोई, मतलब कि छात्रों के हित के बारे में कोई सोचा नहीं, उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया। और जो बच्चे हैं वो लगातार परेशान होते थे कि हम छात्र कैसे देंगे एग्जाम, उसमें लगातार परेशान होते रहे, क्योंकि उस समय पर बराबर किताब नहीं मिल पाई, बच्चे पढ़ नहीं पाए, उस समय उनको समय भी कम मिला, और उनके मन में लगातार चिंता होती थी कि कहीं हम एग्जाम देने जाएं, मुझे कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए। इससे लगभग काफ़ी प्रतिशत छात्रों ने एग्जाम छोड़ा, और जो भी दिए उन्हें लगातार दिमाग पे प्रेशर रहा, जिससे उनके पेपर अच्छे भी नहीं हुए। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि छात्र पढ़ें, युवा पढ़ें, नौजवान पढ़ें, और ये जो जॉब संबंधित अभी तक कोई ऐसे कोर्स नहीं निकाले हैं जिससे कि जॉब किसी को मिल सके। मैं देख रहा हूँ लगातार जब से मार्च के बाद से लगातार कोई ऐसी भर्ती नहीं फाइनल हुई है, और जो पुरानी भर्ती भी 69,000 शिक्षक भर्ती भी, वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। जिससे हमारा जो काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो लगातार ओवर एज होते जा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो कहीं फांसी लगा रहे हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। इससे हमारे एक देश पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारे देश की जो पढ़ी लिखी जनता, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनके मन में नेगेटिव प्रभाव जा रहा है, जिससे वो लगातार गलत कदम उठा रहे हैं। सही कहा आपने। युवाओं पे इन सब चीजों को देख करके बहुत ज्यादा असर जाता है। आर्यन, आप भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते होंगे, सोचते होंगे फ्यूचर के बारे में। बेसिक से सवाल पहले, अपनी राय जो आप राजनीतिक राय रखते हैं वो किन किन चीजों को देख के, पढ़ के, सुन के बनाते हैं? उत्तर प्रदेश आज बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। झंझोर
के रख देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। अखबार की सुर्खियां बन चुकी हैं कि जो हमारी महिलाएं, बहन है, बेटियां, मेरी भी एक बहन है, वो घर से निकलने से घबरा रही है कि कहीं उसके साथ कोई दुष्कर्म ना हो जाए, घटना ना हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी, इसका जवाब देना होगा। आर्यन, वोट जब आप डालने जाते हैं तो एक प्रत्याशी को, एक पार्टी को क्या देख के, क्या समझ के आप वोट डालते हैं? अपना भविष्य चुनकर, अपना भविष्य देखकर कि मेरी कौन सी पार्टी कि युवाओं की बात करेगी, कौन सी पार्टी किसान की बात करेगी, कौन सी पार्टी महिला सुरक्षा की बात करेगी। बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन धरातल पे कौन उसका कार्य करता है, ये सोचकर वोट करता है। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है और मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था 22 दिन में कोरोना से जंग जीत ली जाएगी। आज 8 महीने होते हैं और लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने पूरी देश की जनता को सुशांत सिंह राजपूत में उलझा के रख दिया है, कंगना रनौत में उलझा के रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी आज माइनस में चली गई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम हो गई है। इससे बुरी स्थिति भारत की और क्या होगी? क्या इस पे कभी मीडिया ने डिबेट करी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता ने इस पे जवाब देने का कार्य किया है? मैं समझता हूँ आज तक नहीं किया। ये सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार चुनाव के लिए तक है, उसके बाद आप कौन सा चुनाव लाएंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। लगातार आप उलझा रहे हैं छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को। आप एक उलझाने का कार्य कर रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे देश आगे बढ़ सके। आप पूरी तरह से, पूरा देश आज जूझ रहा है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं छात्र हूँ, जब छात्र हित की बात मैं करता हूँ तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार लाठियां बरसाने का कार्य करती है, मुकदमे लगाने का कार्य करती है, जेल भेजने का कार्य करती है। ऐसा क्यों? क्या छात्र हित की बात करना गुनाह है? ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ छात्रों की, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की बात करना हमारा अधिकार है। अगर आप लाठियां बरसाना चाहते हैं, मुकदमे लगाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। बिल्कुल, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसके भी अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह से यहाँ के युवा उस चीज की मांग करते हैं कि उनके लिए जो मुद्दे जरूरी हैं उन पर भी बात की जाए, ना कि सिर्फ उन्हीं मुद्दों को दिखाया जाए जो कि टीआरपी बटोर सके। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और लगातार हम बात कर रहे हैं छात्रों से। हमारे साथ अवनीश मौजूद हैं। अवनीश, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि खबरों में हाथरस का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा छाया हुआ है। हालांकि कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे 2-3 साल पीछे आप जाएं तो जो निर्भया कांड था उसे लेकर भी जनता में एक बड़ा आक्रोश हुआ था। ऐसे मुद्दे काफी ज्यादा हाईलाइट हुए थे। इतनी भयावह घटनाएं थी कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ जाएंगी आपके साथ, इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह से मामले की परतें खुल रही हैं और दूसरा जनता ये सवाल पूछ रही है, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग जिले, हाथरस और बलरामपुर, जो कि करीब 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं, यानी कि हाथरस से बलरामपुर आप 2 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। घटनाएं सेम, लड़कियों की उम्र लगभग सेम, ऐसे ही जघन्य अपराध, दोनों जगह लड़कियां
की मौत हो जाती है। लेकिन क्यों एक जगह की घटना को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है? क्या मीडिया की सुलभता है कि दिल्ली से हाथरस बहुत पास है, वहां का मुद्दा सबसे ज्यादा दिखाया जाए, या वहां किसी जाति विशेष का जो एजेंडा है वो सेट होता है? आखिर युवा और हमारी जनता सब देख रही है, समझ रही है, वो इसे कब तक बर्दाश्त करेगी? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथरस की घटना पे इनके जनप्रतिनिधि, हाथरस की घटना पे प्रशासन के लोग जिस तरीके से तुक्के बयानबाजी कर रहे थे, कहीं न कहीं ये शर्मनाक है। एक तरफ मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो बेटी दलित हो, चाहे वो बहन सवर्ण हो, चाहे वो बेटी पिछड़ी हो, लेकिन उस बहन के साथ जो ज्यादती की गई, जो उसके साथ कुकृत्य किए गए, ये कहीं न कहीं बहुत शर्मनाक है। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये किसी समाज के, ये पूरे बेटी समाज के लिए, पूरे बहन समाज के लिए ये घटना बहुत दर्दनाक है, हृदय विदारक है। जिस तरीके से हाथरस के डीएम का बयान आया, क्या वो लोकतंत्र में क्या डीएम के काबिल था? लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए मीडिया के लोग जिस तरीके से हाथरस की घटना पे, तो कम हमको लगता है सुशांत सिंह राजपूत को ले लें, हमें लगता है कंगना रनावत को ले लें, और तमाम इन हस्तियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। उमा, एक बार फिर से आपके पास हम आ रहे हैं। एक लड़की होने के नाते सुरक्षा पर तमाम चीजें हमने आपसे पूछी थी। अब बात इसकी हो जाए कि एक युवा होने के नाते हम कितने प्रतिशत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें रोजगार देगी, सरकार हमारे मुद्दों के बारे में सोचेगी, सरकार शायद उन समस्याओं को ध्यान देगी जो कि एक युवा और एक मिडिल क्लास लगातार डील करता है। लेकिन वो सारी समस्याएं हमें अखबारों के पन्नों में, मीडिया में, चैनलों में, वेबसाइट्स पे नहीं दिखती हैं। हमें वो खबरें सबसे ज्यादा दिखती हैं जो कि चटपटी होती हैं या टीआरपी बटोरती हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि अभी चुनाव आने वाले हैं, अब बिहार में चुनाव हो रहा है, टीआरपी का खेल इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि जनता को एक तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट करने का काम किया जाता है कि देखिए, आपको रोजगार के मुद्दे पे आप वोट नहीं करने आओगे, सुशांत सिंह राजपूत फला फला समाज का था, उसके लिए न्याय चाहिए, आप फला फला समाज के हो तो आप वोट करो, इस पार्टी के पक्ष में या उस पार्टी के विपक्ष में जाओ। तो मीडिया आजकल इस विचारधारा को प्रमोट कर रही है कि आप किसी एक विचारधारा का सपोर्ट करिए और किसी एक विचारधारा के आप विरोध में जाइए। तो मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ चुका है कि अगर हम कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या हम कोई एक अखबार का पन्ना पलट रहे हैं, तो हम ये नहीं जानते कि हम जो खबर देख रहे हैं या जो हम खबर पढ़ रहे हैं वो कितने हद तक सही है। एक समय तक ये कहा जा रहा था कि भाई हाथरस में ये घटना हुई है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आज सुबह का आप अखबार पलट कर देखें तो आज ही के अखबार में ये लिखा है कि उसकी माँ और उसके भाई ने और हॉरर किलिंग जिसे हम कहते हैं वो उसकी बात सामने आ रही है। तो परत दर परत जो पत्रकारिता की जानी चाहिए वो नहीं की गई। हाथरस में हम सड़क पे बैठ के हम धरना देंगे तो हमें टीआरपी मिलेगी, तो हम सड़क पे बैठेंगे। हाथरस की ही बात करेंगे क्योंकि हाथरस को हमने इतना ज़्यादा उछाला है, हमने इतना उछलते हुए देखा है। हाथरस में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे पुलिस के कई अधिकारी थे, कई महिला पुलिसकर्मी भी थीं, लेकिन यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रशासन के अंदर ही कितनी असमानताएं हैं। एक महिला पुलिसकर्मी रुमाल से अपने आप को कवर किए हुई थी, क्या उसे कोरोना का खतरा नहीं था? उनके पीछे उनकी आड़ में जो पुरुष पुलिसकर्मी थे, जो अधिकारी वर्ग के थे, वो उनकी आड़ में खड़े थे, वो मूक दर्शक वहां पे बने खड़े थे और वो महिला अधिकारी बार बार आके कही थी कि मैडम आप नहीं जा सकती, या ये नहीं कर सकती, या वो नहीं कर सकती। उन पुरुष अधिकारियों के मुंह से तो चू तक नहीं निकली। तो असमानताएं तो हर जगह पर हैं। अब समय आ गया है कि जो आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, बाकी के चैनलों को भी आगे आना चाहिए, उन मुद्दों पे बात की जानी चाहिए जो वाकई हमसे सरोकार रखते हैं। युवा वर्ग से ही नहीं, किसान से सरोकार रखे, आम आदमी से सरोकार रखे, निम्न वर्ग से सरोकार रखे। दर्शकों, हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे और सबसे पहले महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। बात अगर महिला सुरक्षा की आती है, राजधानी लखनऊ में आप रहती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप जब शाम के वक्त आप घर से निकलती हैं? मैम, हमें तो कोई सुरक्षा नज़र नहीं आती है,
क्योंकि कहीं भी आज लड़की कोई अकेली नहीं जा सकती है, कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस कहीं भी जाओ, कोई भी कमेंट पास कर रहा है, कुछ भी होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई टिपिकल रूल्स नहीं है। अगर जिस तरीके से आप अदर चीज़ों पे जैसे ट्रैफिक रूल्स आप बनाते हो, इतने टिपिकल रूल्स होते हैं, उसी तरह आप इसके लिए भी रूल्स कर सकते हो जिससे कि क्राइम कम हो। लोगों की मानसिकता हमें बदलनी चाहिए, ना कि मतलब कि कैंडल लाइट और ये सब कर करके उन लोगों को, इससे क्या फ़ायदा है। अभी कर रहे हो, एक ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा, चलो इन लोगों को फांसी दे दी गई, तो इससे क्या हो कि नेक्स्ट टाइम क्राइम नहीं होगा, मतलब कोई वो तो नहीं है। इसलिए मतलब 1 से 2 लोगों को ऐसी सख्त सजा दी जाए जो एक के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो और शायद समाज में डर कम हो। पर अगर से सज़ा भी दे दी गई, मान लो इन लोगों को फांसी भी दे दी गई, तो क्या क्राइम ख़त्म हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना ये क्राइम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मतलब उन लोगों की मानसिकता हमें बदलनी चाहिए, लोगों की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा से इतर अगर हम बात करें, एक युवा वर्ग अपनी राय क्या देख करके बनाता है? तमाम मीडिया चैनल्स जो खबरें दिखाते हैं, तमाम अखबारों में आप जो खबरें देखते हैं, आपको ऐसा लगता है ये खबरें बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं, एक ही मुद्दे को घसीटा जा रहा है, इनके अलावा तमाम तरीके के मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, ये मीडिया में यही तो हो रहा है। आज सुशांत का इतना कुछ दिखाया जा रहा है, इतने कांड हो रहे हैं। अभी रेप कहाँ, बलरामपुर में कोई रेप हो, उसका कोई जिक्र नहीं मीडिया में, और अभी एक कहीं हाथरस में मुद्दे पे चलो उसका तो अभी दिखाया जा रहा है, वो भी दिखाया क्या जा रहा है, मतलब कि इतना फोकस उस पर हो रहा है, इस वजह से दिखाया जा रहा है, वरना वही सुशांत एक ही न्यूज़ पे अटके थे मीडिया वाले भी। युवा देश का भविष्य होता है, वो युवा जो ये चाहता है कि शासन नीतियां उसकी जो जरूरतें हैं, उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो विषय हैं, उनका भी ध्यान रखें। दर्शकों, हमने बात की लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से जो भारत का भविष्य है और जो क्या राय रखते हैं मीडिया के बारे में और इस समय तमाम जो खबरें दिखाई जा रही हैं उसके बारे में। युवा सब समझता है, सब देखता है, लेकिन युवा की वो ताकत वोट के जरिए हर 5 साल में पता भी लगती है। फिलहाल हमारे आज के इस मुद्दे में हम यहीं पे अपना समापन करते हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए।